नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। 16वीं लोकसभा का पहला सत्र 4 जून से शुरू होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में विशेष सत्र की तारीख तय हो गई, जो 4 जून से 12 जून तक चलेगी। शुरुआती 2 दिनों में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि सांसदों की शपथ के बाद 9 जून को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का संयुक्त भाषण होगा, जिस पर 10 और 11 जून को चर्चा होगी। साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही 9 जून से शुरू करने का फैसला हुआ। सरकार ने कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाने की सिफारिश राष्ट्रपति से की। कमलनाथ ही नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नए स्पीकर चुने जाने तक कमलनाथ और 3 सांसदों का पैनल संसद की कार्रवाई चलाएंगे। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को पहले 100 दिनों का एजेंडा तय करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने मंत्रियों को 3 मंत्र दिए। गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन, डिलीवरी और नीतियों को लागू करना। उन्होंने कहा गवर्नेंस, डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। कैबिनेट में नरेंद्र मोदी ने अपना 10 सूत्रीय एजेंडा रखा। जनता की उम्मीदें पूरी करना पहली प्राथमिकता होगी। एजेंडे में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की व्यवस्था पर खास जोर देना और अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों से निपटना भी शामिल है। बुनियादी ढांचे को सुधारना और निवेश को बढ़ाना मोदी के एजेंडे में है। इसके अलावा पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई ऑक्शन करवाएगी। सरकारी नीतियों में स्थायित्व पर जोर होगा और इस पर तय समय सीमा में अमल किया जाएगा। मोदी के एजेंडे में नौकरशाही का मनोबल बढ़ाना भी है, ताकि नतीजों से डरे बिना अफसर काम कर सकें। नए विचारों का स्वागत करने और काम करने की छूट देने की बात मोदी ने कही। साथ ही मंत्रालयों के बीच आपसी समन्वय बनाने पर जोर रहेगा। मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि वो अपने अपने राज्य मंत्रियों को काम का बंटवारा भी कर दें। मोदी ने मंत्रियों से कहा कि राज्य सरकारों से आने वाली चिट्ठियों और सांसदों के साथ साथ आम लोगों के पत्रों को भी गंभीरता से लिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी अपने मंत्रियों को कड़े निर्देश जारी किए थे। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को भाई भतीजावाद से दूर रहने को कहा था और इस बाबत पीएमओ की तरफ से मंत्रियों के लिए सर्कुलर भी जारी किया गया था। मंत्रियों से कहा गया कि वो अपने रिश्तेदारों और करीबियों को प्राइवेट सेक्रेटरी न बनाएं और न ही अपने विभाग में किसी भी पद पर इन्हें रखें। मंत्रियों से घर दफ्तर की सजावट पर फिजूल खर्ची न करने के लिए भी कहा गया है। मंत्रियों के लिए जारी मोदी के निर्देश का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर इसका पालन होता है तो ये बेहतर होगा। मैंने देखे नहीं इंस्ट्रक्शन। अगर ये हैं तो अच्छी बात है, अगर ये हैं तो अच्छी बात है। मैं देखे नहीं है, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि एक अच्छे सुशासन के लिए एक अच्छा रूल होगा। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि वो अगले 3 दिन के अंदर देश के नाम संबोधन करेंगे। अभी तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में नहीं शिफ्ट हुए हैं और गुजरात भवन में ही रह रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि वो कल यानी 30 मई को 7 RCR चले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा संसदीय सीट की सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। वो वाराणसी के सांसद बने रहेंगे। मोदी वडोदरा और वाराणसी दोनों ही सीटों से जीते थे और नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट छोड़नी ही थी। मोदी का वडोदरा सीट छोड़ना और वाराणसी सीट अपने पास रखना पहले से ही तय था। वाराणसी सीट अपने पास रखकर वो विरोधियों को जवाब देना चाहते हैं, जो कहा करते थे कि जीतने के बाद मोदी काशी को छोड़ देंगे। मोदी सरकार के नंबर 2 मंत्री राजनाथ सिंह ने आज औपचारिक तौर पर गृह मंत्री का चार्ज ले लिया। मंत्रालय जाकर उन्होंने कार्यभार संभाला। अफसरों ने इस मौके पर गुलदस्ता भेंट कर उन्हें बधाई दी। गृहमंत्री के तौर पर पदभार संभालने से पहले राजनाथ सिंह ने देश के पहले गृहमंत्री सरदार पटेल को याद किया। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के पास गए, फूल चढ़ाया। राजनाथ ने गृह मंत्री का पदभार संभाला तो उनके डिप्टी किरण रिजिजू ने गृह राज्य मंत्री का चार्ज लिया। मंत्रालय जाकर रिजिजू ने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। गडकरी मोदी सरकार में भूतल परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही उन्हें जहाज रानी मंत्रालय का भी जिम्मा दिया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने पर्यावरण राज्य मंत्री का कार्यभार आज संभाला। 27 मई को वो पहले ही सूचना प्रसारण मंत्री का चार्ज संभाल चुके हैं। टीडीपी कोटे से इकलौते मंत्री बनाए गए अशोक गजपति राजू ने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। गजपति को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यादेश के जरिए नृपेंद्र मिश्रा को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया है। 27 मई को जब मोदी ने पीएम का चार्ज लिया था तो नृपेंद्र उनके साथ थे। नृपेंद्र 1967 बैच के आईएएस अफसर हैं। ट्राई के अध्यक्ष पद से नृपेंद्र रिटायर हुए हैं। नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के लिए मोदी को अध्यादेश लाना पड़ा। दरअसल ट्राई के नियमों के मुताबिक नृपेंद्र को नई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी, लेकिन इन नियमों में बदलाव के लिए पीएम ने अध्यादेश लाकर राष्ट्रपति से मंजूरी ले ली। उधर नृपेंद्र मिश्र की नियुक्ति पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि यूपी सरकार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अध्यादेश लाती थी तो बीजेपी एतराज करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक अफसर के लिए अध्यादेश लाया गया। केवल मोदी सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल रहे जी मानवती की जगह लेंगे। मोदी ने अपने खास अफसरों को गुजरात से दिल्ली भी बुला लिया है। गुजरात से दिल्ली बुलाए गए अफसरों में सबसे मुख्य नाम है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जगदीश ठक्कर का। जगदीश ठक्कर मोदी के साथ 2001 से ही जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी 22 मई को जब गुजरात से दिल्ली रवाना हो रहे थे तभी उन्होंने जगदीश ठक्कर को कह दिया था कि वो दिल्ली आने के लिए बैकपैक कर लें। 2004 में रिटायर होने के बावजूद ठक्कर को मोदी ने अपने साथ जोड़े रखा। गुजरात से दिल्ली बुलाए गए अफसरों में मोदी के निजी सचिव रहे ओम प्रकाश सिंह, दिनेश ठाकुर और तन्मय मेहता भी हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी रणनीति बनाने के लिए इन भरोसेमंद लोगों को साथ रखना चाहते हैं। गुजरात सरकार ने ईश्वर काउंटर केस के आरोपी आईपीएस अफसर जीएल सिंघल को फिर से बहाल कर दिया है। इस केस में सिंघल को जेल भी जाना पड़ा था। गुजरात के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करने की तैयारी में है। यह समिट हर साल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत पीएमओ के अफसरों को तैयारी करने को कह भी दिया है। गुजरात के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन शुरू किया था। अब इसी तर्ज पर वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट इंडिया का आयोजन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पहला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली में होगा। पहले समिट का जापान होना है और इस इन्वेस्टमेंट समिट में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। अपनी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि उनका ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दे उठाए गए हैं। स्मृति ने यह भी कहा कि काम के आधार पर उनका आकलन किया जाए। मैं इतना ही कहूंगी कि ये सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंकें। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि पार्टी ने उनकी क्षमता को देखते हुए काम सौंपा है और वह ये काम बेहतर तरीके से करके दिखाएंगी। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं न कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। उधर स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने ही बवाल मच गया है। स्मृति के बहाने सोनिया गांधी और राहुल गांधी खेमे के नेता आमने सामने आ गए हैं। कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी नहीं है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा हमें इंतजार करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही कुछ दिन के बाद टिप्पणी करना ज्यादा मुनासिब होगा। दरअसल राहुल गांधी खेमे के अजय माकन ने ही सबसे पहले स्मृति ईरानी पर सवाल उठाया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 12वीं पास स्मृति ईरानी को देश की शिक्षा को देखने वाला मानव संसाधन विकास मंत्रालय सौंप दिया। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने नरेंद्र मोदी को फोन किया और पीएम बनने पर बधाई दी। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद किसी भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का ये पहला फोन था। चीन के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच विदेश नीति को लेकर बातचीत हुई। मोदी ने चीनी पीएम से कहा कि वो चीन के साथ सामरिक और कारोबारी संबंध बढ़ाने पर जोर देंगे। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ में 27 मई को हुई मुलाकात की सराहना की है। ओबामा प्रशासन ने कहा है कि बातचीत से दोनों पड़ोसी देशों के संबंध सुधरेंगे और इस बातचीत को जारी रखना चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि ओबामा प्रशासन भारत के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए तैयार है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने फोन पर बातचीत की और बधाई दी। सूत्रों से खबर है कि इस बातचीत में व्यापार संबंध को बढ़ाने को $500 बिलियन तक बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई।
करारी हार के बाद कांग्रेस में पहली बार राहुल गांधी पर सबसे बड़ा हमला बोला गया है। केरल के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएच मुस्तफा ने तो राहुल को जोकर तक कह दिया और उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उनसे इस्तीफे की मांग भी की। केरल के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता टीएच मुस्तफा ने तो राहुल गांधी को पद से बेदखल करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि राहुल के चलते हम चुनाव हारे और अगर वो कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें जबरन हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता मुस्तफा ने यह भी कहा कि कांग्रेस की कमान अब प्रियंका गांधी के हाथों में सौंप देना चाहिए और उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष बना देना चाहिए। राहुल गांधी पर अपने ही नेता के इस तरह के हमले से कांग्रेस सख्ते में है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने एक सुर में मुस्तफा के बयान का विरोध किया है। जिसने भी ये कोई बयान दिया है उसको पार्टी के फोरम से कहना चाहिए और मैं ये समझता हूं मुमकिन है कि ये बयान ठीक ना हो। आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अगर वो ये बयान न देते तो शायद मीडिया के अंदर उनका नाम नहीं छपता। उधर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी की वकालत की है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय ने कहा कि राहुल को विपक्ष का नेता बनना चाहिए। उनका मानना है कि राहुल गांधी को फ्रंट में आकर लीड करना चाहिए। यूपी में बीजेपी ने बिजली कटौती के खिलाफ पूरे प्रदेश में हल्ला बोल दिया। लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। यूपी के बिजनौर में भी बिजली कटौती से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन देकर व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। वाराणसी में बिजली कटौती से नाराजगी के बाद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बीजेपी विधायक श्यामदेव राय चौधरी की हालत बिगड़ने लगी है। डॉक्टर्स ने उनका चेकअप कर उन्हें अनशन तोड़ने की सलाह दी है। कानपुर में बिजली कटौती से परेशान व्यापारी सड़क पर उतर चुके हैं। यहां उद्योग व्यापार मंडल के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने दलील दी कि सबसे ज्यादा राजस्व देने के बावजूद कानपुर में 10 घंटे की कटौती की जा रही है। फैजाबाद में भी लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि लोकसभा चुनाव में करारी हार का बदला यूपी सरकार बिजली काटकर चुका रही है। करारी हार से बौखलाई समाजवादी पार्टी पर बदले की भावना से प्रदेश में बिजली कटौती का आरोप लग रहा है, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सफाई देने आना पड़ा। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं। वहीं अखिलेश ने यह भी बताया कि वो प्रदेश में लगातार बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2016 तक बिजली संकट दूर कर लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने ये संकल्प लिया है और चुनाव के दौरान भी मैंने इस बात को कहा कि 2016 से गांव में 18 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी समाजवादी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को फिर राहत नहीं मिली है और उन्हें फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। सुब्रत रॉय की उस मांग को ठुकरा दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि जमानत की दी शर्तों में थोड़ी ढील दी जाए। जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वो आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इससे पहले बुधवार को केजरीवाल ने अपने विधायकों के साथ बैठक की थी। बैठक में विधायक फंड और उसके खर्च को लेकर चर्चा की गई थी। मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि मोहल्ला सभा कर फंड का उपयोग किया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने एनसीपी कोटे के जितेंद्र अवार्ड को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि वो 6 महीने बाद मोदी सरकार पर कोई टिप्पणी करेंगे। अखिलेश ने कहा कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी के 6 महीने के प्रदर्शन के आधार पर वो कोई टिप्पणी करेंगे। यूपी में बिजली कटौती के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि हम 2016 तक बिजली संकट पूरी तरह दूर कर देंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक मामले में एक लड़के को विदेश में नौकरी दिलाई गई थी। बाद में ईरान में ही उसकी मौत हो गई थी। परिवार बेटे को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिहार में डाक टिकट जारी किया गया है। मोदी की तस्वीरों वाले ये डाक टिकट 5-5 रुपए के हैं और मोदी वाले इस डाक टिकट सीरीज के साथ मोदी पर एक कवर भी जारी किया गया है। इन चारों डाक टिकटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलग अलग पोज हैं। इस टिकट को नरेंद्र मोदी की शपथ के दिन यानी कि 26 मई को जारी किया गया था। पंजाब के जालंधर के रहने वाले एक मोदी भक्त ने 7 साल बाद प्रतिज्ञा पूरी होने पर अपनी दाढ़ी कटवाई। अरुण खुराना ने 7 साल पहले प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बन जाते वो दाढ़ी नहीं बनवाएगा।
सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के दिल्ली और देहरादून के रिजल्ट को घोषित कर दिया गया है। डीपीएस वसंत कुंज के सार्थक अग्रवाल ने दिल्ली में टॉप किया है, जिसे 99.6% अंक मिले हैं। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड के दिल्ली और देहरादून के रिजल्ट को घोषित कर दिया गया है। डीपीएस वसंत कुंज के सार्थक अग्रवाल ने दिल्ली में टॉप किया है, जिसे 99.6% अंक मिले हैं। गुजरात के सूरत में एक 8 मंजिला इमारत में आग का आतंक दिखा। सूरत के ऑर्किड टावर में एक टेक्सटाइल गोदाम में आग से अफरा तफरी मच गई। आग चौथी मंजिल से शुरू होकर ऊपर तक फैलती चली गई। आग विपुल साड़ीज के गोदाम से शुरू हुई थी। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को आग की खबर दी गई। पहले मौके पर 4-5 फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन विकराल आग को देखते हुए 25 से 30 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए वहां पहुंची और कोशिश शुरू कर दी। कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि तेज हवा की वजह से आग फैलती चली गई। यूपी के बदायूं में गैंगरेप के बाद 2 बहनों को फांसी पर लटका दिया गया। दोनों चचेरी बहनों का शव पेट से लटका हुआ मिला। गैंगरेप के 4 आरोपियों में से एक सिपाही भी है जो कि फरार है और उसे सस्पेंड कर दिया गया है। गैंगरेप के बाद 2 बहनों की हुई हत्या के इस वारदात के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सिपाही समेत 2 और आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के फिरोजाबाद में एक थानेदार के खिलाफ नाबालिग से रेप करने का मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर थाना रसूलपुर के तत्कालीन एसएचओ श्री प्रकाश यादव पर यह केस हुआ है। मामला 2012 का है। थानेदार श्री प्रकाश यादव एक मामले में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी को रसूलपुर थाने पकड़कर ले आए थे। आरोप है कि थानेदार ने थाने में लड़की से रेप किया। जब पीड़ित परिवार कोर्ट पहुंचा तब थानेदार पर केस दर्ज करने का आदेश हुआ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक नवविवाहिता के साथ गैंगरेप कर लूटपाट का मामला सामने आया है। महिला पति के साथ बाइक से जा रही थी और तभी 6 लोगों ने इन्हें पकड़ लिया। पति को बंधक बनाने के बाद महिला के साथ इन लोगों ने रेप किया। मध्य प्रदेश के विदिशा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक नाबालिग लड़की को जिंदा जला दिया गया। गंभीर हालत में लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 लड़कों ने लड़की के घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि विदिशा के कागजीपुरा में इस लड़की के साथ मोहल्ले के ही कुछ लड़के छेड़छाड़ करते थे, जिसका लड़की हमेशा विरोध करती थी, लेकिन बेलगाम लड़कों ने लड़की पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में एक घर में युवक की लाश मिलने से सनसनी मच गई। तिलक राज नाम के 24 साल के इस युवक पर भारी चीज से हमला किया गया था और पहचान छुपाने के लिए उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। घर वालों ने तिलक राज की हत्या के लिए उसके दोस्तों को जिम्मेदार बताया है। पुलिस ने इस बाबत जांच शुरू कर दी है और तिलक के 2 दोस्तों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ भी कर रही है। दिल्ली का गोविंदपुरी इलाका देर रात बदमाशों की गोलीबारी से दहल उठा। 4 बदमाशों ने 2 लड़कों को गोली मार दी, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों लड़कों को गोली पैर में लगी, जिसके बाद आनंद फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। फायरिंग क्यों की गई, इस बारे में जांच चल रही है। नोएडा की यूफ्लेक्स कंपनी में एक इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विपिन जैन नाम के इस इंजीनियर की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। घर वालों ने साजिश के तहत विपिन की हत्या का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में नागपुर हाईवे पर मुंबई से नागपुर जा रही एक लग्जरी बस में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। नागपुर हाईवे पर तले गांव के पास एसी में शॉर्ट सर्किट होने से बस में आग लग गई। यात्री कुछ समझ पाते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और 5 लोगों की झुलसने से मौत हो गई। यूपी के संत कबीर नगर में हुए ट्रेन हादसे की जांच आज से शुरू कर दी गई है। रेलवे के मुख्य संरक्षक आयुक्त पीके वाजपेयी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। बिहार के गया में फल्गु नदी पर बना डायवर्जन पुल बह गया। गया में रूट डायवर्जन के लिए करोड़ों रुपए की लागत से ये पुल बना हुआ था। शुरुआती जांच में घटिया निर्माण और घोटाले की बात सामने आ रही है। गुजरात के जामनगर में कचरा पेटी से एक नवजात के मिलने से सनसनी मच गई। खबर मिलते ही बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बच्चा किसका है, अगर इसकी जानकारी नहीं मिली तो इस नवजात को एनजीओ के हवाले कर दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो में फ्री वाईफाई इंटरनेट सर्विस देने की तैयारी चल रही है। गुड़गांव रैपिड मेट्रो में वाईफाई सेवा शुरू करने वाली कंपनी ने इस बाबत डीएमआरसी से संपर्क किया है।
स्पोर्ट्स के सामान के लिए मशहूर मेरठ में अब एसी जैकेट बन रही है। एक ऐसी जैकेट होगी जिस पर ना तो AK-47 की गोलियों का असर होगा और ना ही SLR का। भोपाल के रहने वाले SK मावल ने 300 कैमरों का एक कलेक्शन पेश किया है। मावल के पास साल 1875 का लकड़ी से बना एक कैमरा भी मौजूद है। कैमरे की दुनिया में दिलचस्पी रखने वाले SK मावल के घर में 100 से ज्यादा एंटीक कैमरे हैं।